हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाइयाँ अच्छी चल रही होंगी और मे भी आप लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो स्वास्थ्य अच्छा होने के साथ साथ आप अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रख रहे होंगे। अब होली का जो फेस्टिवल है वो हमारे बीच समझ लीजिए कि आ ही गया है। कहीं कहीं तो बच्चे खेलना भी शुरू कर दिए हैं और 8 मार्च को होली, ये सभी को पता है, बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। बस ये है कि जो केमिकल वाले कलर्स हैं उसको यूज़ ना करिएगा बेटा, आप उसे थोड़ा सा दूरी बना के रखिएगा। जो गुलाल होते हैं उससे खेलिए, उससे आप अपने आप में इंजॉय करिए, ठीक है। आज आपको हम न्यूट्रिशन से संबंधित ही है टॉपिक हमारा, लेकिन थोड़ा सा उससे हट करके है। देखिए, ये चीज़ बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि जो मानव होते हैं तो मानव की उम्र के हिसाब से उनकी अवस्थाओं का वर्गीकृत किया गया है और जैसे उनकी अवस्थाओं का वर्गीकृत किया गया है वैसे उनका डाइट प्लान भी किया गया है। तो जैसे आपका नवजात शिशु अवस्था हो गया, शैशवा अवस्था हो गया, बाल्यावस्था हो गया, किशोरावस्था हो गया, फिर आपका प्रौढ़ावस्था हो गया, फिर वृद्धावस्था हो गया। तो जैसे हमारी अवस्थाएं होती हैं उसी हिसाब से हमारा डाइट प्लान भी किया जाता है, क्योंकि लिंग के हिसाब से, आपकी उम्र के हिसाब से, आपकी आवश्यकता के हिसाब से हमारे भोजन का भी वर्गीकृत किया गया है। ऐसा नहीं कि सबके लिए, सारी उम्र के लिए एक ही तरह का भोजन होता है ना, सबको डिवाइड किया गया है। आज आपको हम बताएंगे शैशवा अवस्था का पोषण, उसका भोजन क्या होता है। ये सभी को पता है कि बच्चा जब शैशवा अवस्था में होता है सबसे पहले बच्चा जो होता है वो अपनी माँ के दूध पर आश्रित होता है। और जो जैसे जो एक माँ होती है अपने बच्चे को जन्म देती है तो 2-3 दिन के बाद उनके स्तन से दूध जो बनना होता है वो शुरू हो जाता है। और जो पहला दूध होता है वो गाढ़ा दूध होता है। देखा जाए तो वो गाढ़ा पीला जो दूध होता है उसको दूध ना कहकर के कोलेस्ट्रॉल की संज्ञा देते हैं, और जिसमें कि जो चीज़ें होती हैं वो उसमें बहुत ही पोषक तत्व का मिश्रण होता है और वो बच्चों को WBC स्ट्रॉन्ग करता है, प्रतिरोध क्षमता उसको मेंटेन करता है। और दूसरी चीज़ आपको हम बताएंगे कि आपने देखा होगा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो अपनी माँ का ही दूध पीते हैं, और अगर किसी कारणवश अगर माँ का दूध नहीं बन पा रहा है, वो नहीं साबित कर पा रही हैं या वो दुग्धपान नहीं करा पा रही हैं किसी भी कारणवश, या फिर उनकी तबीयत नहीं ठीक है या किसी ऐसी अवस्था में जो वो नहीं करा सकती हैं, तब वो सेकेंड ऑप्शन होती है गाय का दूध। क्योंकि गाय का दूध भी क्या होता है, भैंस के दूध की अपेक्षा वो ज़्यादा गस्ट न होकर के पाचन की योग्य होता है। तो आपको हम बताएंगे कि जो माँ का दूध होता है, माँ के दूध में लिनोलिक वसी अम्ल पाया जाता है, और इसी लिनोलिक वसी अम्ल के कारण जो होता है, जो माँ का दूध होता है वो 4% ऊर्जा वो ज़्यादा देता है जानवर के दूध की अपेक्षा। ठीक, इसको पॉइंट आउट करते जाइएगा आप लोग। सेकेंड टॉपिक आता है, सेकेंड जो पॉइंट आता है, लैक्टोफेरिन नामक प्रोटीन। ये क्या करता है कि जो लैक्टोफेरिन नामक प्रोटीन होता है ये माँ के दूध में पाया जाता है, जो कि बच्चों को आंत से संबंधित रोगों से क्या करता है, उसको विमुक्त करता है, उसको लड़ने की क्षमता मेंटेन करता है। थर्ड पॉइंट क्या है कि अभी मैंने आपको बताया कि 5-6 दिन में जो ये आप माँ के स्तन में जो दूध बनता है वो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि WBC उसका स्ट्रॉन्ग बनाता है। फिर माँ के दूध में जो केसिन व लैक्ट एल्ब्यूमिन होता है उसका अनुपात 1:1 होता है, यानी एक भाग जो है आपका केसिन होगा और एक भाग आपका लैक्ट एल्ब्यूमिन होता है, यानी कि दोनों का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, जिससे वो अच्छे से और जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, वो नुकसान नहीं पहुंचाता है। उसके बाद आपका देखेंगे जानवरों के दूध में क्या होता है कि और जानवरों के दूध में जो इसका लैकेसिन और लैक्ट एल्ब्यूमिन की मात्रा होती है वो 7:1 होता है। यही रीज़न होता है कि गाय का दूध में इसकी मात्रा तो कम पाई जाएगी, लेकिन भैंस के दूध में इसकी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। यही रीज़न होता है कि जो बच्चे होते हैं वो जानवर के दूध की अपेक्षा माँ के दूध को जल्दी से डाइजेस्ट कर लेते हैं। अगर एक कंडीशन में अगर मान लीजिए भैंस का दूध, माँ का दूध नहीं बच्चा पी पा रहा है तो उसको क्या करेंगे, गाय के दूध में थोड़ा सा पानी डाल करके उसको हल्का सा पतला करके पतला फॉर्म में उसको दिया जाएंगे, लेकिन भैंस का दूध तो और डाइजेस्ट नहीं होता है क्योंकि उसमें फैट की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि जानवरों के दूध में गुर्दी विलय के कारण क्या होता है, शिशु वृक्क पर अत्यधिक भार पड़ता है। इसमें आप देखेंगे फैट की मात्रा ज़्यादा होती है तो उनके वृक्क पे ज़्यादा उसका असर पड़ता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि अगर जैसे मान लीजिए कि माँ अपने बच्चे को किसी भी कंडीशन में दूध नहीं पिला पा रही है और वो क्या करती है, गाय के दूध को पिलाती है, क्योंकि सेकेंड ऑप्शन क्या बचता है, गाय का दूध। तो गाय के दूध में भी सोडियम की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जब सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है, आपको भी पता है कि हमारे जब नमक खा लेते हैं या हमारी बॉडी में सोडियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है
तो उस कंडीशन में क्या होती है, उनको प्यास लगती है। अब चूंकि बच्चा बोल नहीं पाता है तो बच्चा क्या करता है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रोने की क्रिया करता है। और माँ को क्या लगता है कि बच्चा हमारा भूखा है और हमें उसको फिर से फीडिंग करानी है, तो वो क्या करती है, वो फिर से उसको दूध पिला देती है उसको भूख को शांत करने के लिए। लेकिन होता क्या है कि इस तरह से वो पानी ना पिला करके, क्योंकि कुछ समय तक पानी दिया भी नहीं जाता है, वो गाय का दूध वो बार बार रिपीट करवा रही है, बार बार उसको पिला रही है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, उसके अंदर सोडियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। और जब बच्चे में सोडियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तब क्या होता है, सोडियम की अधिकतम से अधिकता से क्या होता है, हाइपर नेट्रीमिया हो जाता है। और हाइपर नेट्रीमिया जब हो जाता है तो क्या होता है कि बच्चों में सोडियम की मात्रा अधिक होने से उनका जो शरीर होगा निर्जलीकरण हो जाएगा, पानी की मात्रा कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती, तो इसीलिए कोशिश किया जाता है, जैसे कि फैशन में बहुत लोग क्या होती है, माँ अपने फीचर्स को मेंटेन करने के लिए फीडिंग नहीं कराती हैं, तो ऐसा नहीं है। देखिए देखिए बच्चों, मेरा एक मानना है कि हालांकि प्रैक्टिकली नॉलेज तो मुझे नहीं है, लेकिन जो मेरा कॉन्सेप्ट कहता है वो ये कहता है कि अगर हम नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो ऑब्वियसली नेचर भी हमारे साथ खिलवाड़ करेगा। तो जो चीज़ें परंपरागत रूप से बनी हुई हैं, जो चीज़ें नेचुरल तरीके से बनी हैं, उसको हमें ब्रेक नहीं करना है। अगर हमने ब्रेक किया तो नेचर हमको ब्रेक कर देगा, ये तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपको मैंने एक किसी क्लास में ये बताया था कि आप जो दूध होता है, दूध में आयरन की मात्रा नहीं पाई जाती है और दूध में आयोडीन भी नहीं पाया जाता है। तो इस आयोडीन को लेने के लिए और इस आयरन को लेने के लिए हमें एक्स्ट्रा अलग से इस मिनरल्स को हमें गेन करना होगा। और उसके बाद ये भी चीज़ होती है कि जैसे कि कोशिश करना चाहिए कि जो माँ अपने बच्चों को फीडिंग कराती है तो 5-6 महीने तो कंटिन्यू कराना चाहिए, लेकिन फिर 7वें-8वें महीने से क्या कराना चाहिए, अपने बच्चों को दूध पिलाने की जो क्रिया है उसको धीमे धीमे उस पर कंट्रोल करना चाहिए। और ये कोशिश की जाती है कि देखिए, जैसे एक मानक है कि 4-5 घंटे के बाद ही अपने बच्चों को दूध की फीडिंग कराना चाहिए, क्योंकि 4-5 घंटे का जो गैप होता है उसमें बच्चा अपने जो भी अपने आहार के रूप में लिया होता है उसको वो डाइजेस्ट कर लेता है। और दूसरी चीज़ है कि आपने देखा होगा कि प्रैक्टिकली भी देखा होगा, अपने घर में देखा होगा कि जब माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हो, चाहे वो माँ के दूध की फीडिंग हो रही हो या फिर ऊपरी दूध पिलाया जा रहा है, तो उसके पीठ पे वो लोग मार देती हैं, ऐसे थपथपा देती हैं। तो उसका ये सेंस होता है कि जब बच्चा दूध पीता रहता है तो उस दूध पीने के दौरान उसके मुंह में कुछ ऑक्सीजन के रूप में वायु चली जाती है, तो फिर वो दूध क्या है कि थोड़ा सा ऐसे फंसा फंसा सा, तो उसको डकार लिया जाता है, डकार दिया जाता है। तो डकार जब उसकी हम थपकी लगाते हैं तो वो चीज़ें जो वायु होती है वो निकल जाती है बाहर और आराम से डकार हो जाता है। तो डकार मीन्स उसका जो रहता है, दूध जो रहता है वो आराम से क्लियर हो जाता है, चला जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और आपने अगर इस चीज़ को देखना है तो आपके घर में अगर कोई जो भी प्रैक्टिकल महिला होगी वो ज़्यादा अच्छे से उसको बता लेगी, क्योंकि वो प्रैक्टिकल चीज़ों को जी रही होती हैं और वो उस चीज़ को अच्छे से महसूस कर रही है। देखिए, थ्योरिकल और प्रैक्टिकल में बहुत अंतर होता है। जो चीज़ हम लोग करते हैं तो उसमें सही से हम उसको आभास करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और हम आपको बताएंगे कि देखिए, कुछ चीज़ें नेचुरल होती हैं कि गॉड भी इस चीज़ को जानता है कि कैसे चीज़ों को मैनेज किया जाएंगे या किस कंडीशन में क्या चीज़ें की जाती है। जब जिस अवस्था में, यानी कि जो धात्री अवस्था होती है, जब जिस कंडीशन में वो अपना ब्रेस्ट फीडिंग कराती होती हैं, उस कंडीशन में महिलाएं जो होती हैं वो प्रेग्नेंट नहीं होती हैं। देखिए, गॉड की कितनी एक, जैसे देखा जाए कि मतलब कितनी अनुपम अनुपम चाहे कि क्या कहते हैं महिमा होती है, जिसको कोई उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। और हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं देखा जाएगा, सबका अपना यूज़ है, किसी को हम डिनाई नहीं कर सकते कि इसका कोई यूज़ नहीं है या ये चीज़ फालतू में बना दी गई है। तो यही आज की क्लास में इतना ही है, और इसको सब लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम होली के बाद से आपको और लंबे लंबे वीडियोस दें। देखिए बच्चों, अब इस चीज़ की शिकायत मुझसे अब कभी मत करिएगा कि मैम आप बहुत छोटी वीडियोस डालती हैं, क्योंकि हमारे पास समय का बेटा बहुत अभाव रहता है। बस ये समझिए कि किसी तरह से हम मैनेज करते हैं। तो इस फिर इसी कम में ही आप भी संतुष्ट रहिए और हम भी संतुष्ट रहें। हाँ, मेरा प्रयास रहता है कि हम ज़्यादा थोड़ा सा समय दें आपको, लेकिन बस ये कि थोड़ा सा मेरे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता है। तो यहीं पे अपना वीडियो ख़त्म करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जो हम पढ़ते नहीं हैं लेकिन हमको ऐसे मिल जाती है। देखिए, सब मेरे ख्याल से स्पष्ट दिख रहा है आप लोगों को, और इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। और वंस अगेन आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। और हाँ, साथ में ये भी है कि मेरा भी मनोबल
ऊपर करने के लिए, या फिर आप चाहते हैं कि हाँ मेरा भी होली अच्छे से हो, तो मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, उसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमारी भी होली अच्छे से रहे, हम भी खुश रहें कि हाँ मेरे बच्चे मेरा फीडबैक अच्छा दे रहे हैं, और मुझे भी लगे कि हाँ मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो बच्चों को समझ में आए। एक चीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, जहाँ तक मुझे लगता है कि हालांकि सारे बच्चे कॉलेज में बहुत कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि मैम आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, तो जितने लोग मेरा वीडियो देखते हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि आप मेरी इस चीज़ को जरूर बताइएगा कि जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो आपको कैसा लगता है, इस पर ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच। ओके।